नमस्कार दोस्तों, मौलवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप एनसीईआरटी की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आज क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का जो कि अध्याय 2 का वीडियो 3 आ रहा है, जो कि चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए हम आपको छोटा छोटा क्लिप में दे रहे हैं कि जिससे कि आप भी पढ़ने में बोर ना हो और आपका टाइम का भी थोड़ा सा बचत हो जाए। तो पढ़ने की चीज़ एक दिन का तो नहीं है कि आप एक दिन 12 घंटा 15 घंटा पढ़ लिए और फिर 5 दिन सो गए। अगर वैसा होता तो हर कोई कर लेता। आप लगातार 2 घंटा 4 घंटा धीरे धीरे कम टाइम से आप स्टार्ट कीजिए, टाइम बढ़ाते जाइए और अपने टाइम को मेंटेन रखिए। तो आज चलिए लाते हैं वीडियो 3, कथा विभिन्न परिवेश में पौधों और जंतु। तो 2.3 में दिया हुआ है विभिन्न परिवेश में पौधों और जंतु। इसके बारे में देखते हैं। कथा संभवतः आपने प्रकृति की सैर के दौरान अवलोकन किया होगा कि विभिन्न जीव जंतु भिन्न भिन्न परिवेश में रहते हैं। सही बात है। आपने तालिका 2.5 में जीव जंतु की गति को भी अंकित किया। क्या जंतुओं की गति उनके परिवेश पर निर्भर करती है? उदाहरण के रूप में हम मछली और बकरी को लेते हैं। मछली जल में रहती है। जल में गति करने के लिए इनके पास धारे रेखीय स्ट्रीमलाइन शरीर और पंख फिन होते हैं तथा बकरी घास वाले क्षेत्र में रहती है और टांगों की सहायता से चलती है। जंतुओं के आकार एवं आकृति भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। देखिए, अलग अलग जंतु होता है तो उसका आकार एवं आकृति बनावट भी अलग होती है। मछली देखिए कैसा आकृति का है और बकरी देखिए आप, तो कुछ न कुछ अलग होता है, सिमिलर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। कहता मछली अपने पंखों की सहायता से पानी में तैरती है जबकि बकरी अपनी टांगों की सहायता से भूमि पर चलती है। कहता जंतु द्वारा गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग। कहता क्रियाकलाप 2.10 आइए तुलना और विश्लेषण करें। कहता तालिका 2.6 को देखें और स्वयं पट पर उसके जैसे तालिका का एक तालिका बनाएं। अब उन पौधों और जंतु के नाम की सूची बनाइए जिन्हें आप या आपके सहपाठियों ने तालिका में दिए गए स्थानों पर देखा है अथवा जिनके बारे में आप जानते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप और उदाहरण भी जोड़ सकते हैं। कहता विभिन्न परिवेशों में पाए जाने वाले जंतु और पौधे। देखिए, मरुस्थल ऐसा जगह है जहाँ की पानी का अभाव होता है। मरुस्थल और पर्वतीय क्षेत्र में, महासागर में, जंगल में अन्न। कहता मरुस्थलीय क्षेत्र में ऊंट रहते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में देवदार का वृक्ष होता है, महासागर में मछली, जंगल में शेर रहते हैं। देखिए, मरुस्थल में मोटे और मसल तने युक्त नागफनी के पौधे। ये नागफनी के पौधे हैं। ये नागफनी के पौधे हैं। कहता विभिन्न क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं और पौधों के संबंध में आपके क्या अवलोकन है? अपने अवलोकनों पर सहपाठियों के साथ चर्चा करें। तालिका 2.6 में आप देख सकते हैं कि एक प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु अन्य प्रकार के क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं से भिन्न होते हैं। कहता कक्षा में चर्चा के दौरान एलेक्स को याद आया कि उसने राजस्थान के मरुस्थलों में मोटे और मसल तने वाले नागफनी के पौधों को देखा था। माया बताती है कि उसने हिमाचल प्रदेश में हिमालयी क्षेत्र में देवदार पौधा जो होता है वो हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है।
के वृक्षों को देखा। साथ ही उसने यह भी बताया कि ये वृक्ष शंक्वाकार होते हैं। ये वृक्ष शंक्वाकार होते हैं और इनकी शाखाएं लचीली और झुकी हुई होती है। कहता यह ध्यान देना आवश्यक है कि अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले ये दोनों प्रकार के पौधे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आइए पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों है। एक क्षेत्र की जैव विविधता अन्य क्षेत्रों की जैव विविधता से अलग क्यों होती है। कहता मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत कम जल उपलब्ध रहता है। शुष्क मरुस्थल दिन में अत्यधिक गर्म और रात्रि में अत्यधिक ठंडे होते हैं। शुष्क मरुस्थल अत्यधिक गर्म और रात्रि में अत्यधिक ठंडे होते हैं, इसलिए इसको इन क्षेत्रों में ऐसा पौधा और जंतु मिलेंगे जो दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात्रि के समय अत्यधिक ठंड वाली परिस्थिति में रह सकते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों को मौसल तने जल को संग्रहित कर लेते हैं और उन स्थानों की गर्म परिस्थिति को सहन करने में पौधों की सहायता करते हैं। कहता बहुत ठंडे पर्वतीय क्षेत्र में प्रायः हिमपात होता है। ऐसा परिस्थिति में जीवित रहने के लिए कुछ वृक्षों की बनावट ऐसी होती है कि उन पर बर्फ टिकती नहीं है बल्कि आसानी से फिसल जाती है। देवदार के वृक्ष की शंक्वाकार आकृति और नीचे झुकी हुई शाखाएं उन्हें आसानी से ऐसा करने में सक्षम बनाती है। अब आप समझ गए होंगे कि विभिन्न स्थान की जैव विविधता भिन्न परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से बहुत अलग होती है। राजस्थान के गर्म मरुस्थल के ऊंट और लद्दाख के ठंडे मरुस्थल के ऊंट देखिए, इन दोनों जंतुओं में आपको क्या अंतर दिखाई देते हैं। इन अंतरों के कारण ऊँटों को क्या लाभ होते हैं। देखिए, ये राजस्थान के गर्म मरुस्थल में रहने वाले ऊँट हैं और ये लद्दाख के ठंडे मरुस्थल में रहने वाले ऊँट हैं। अब इन दोनों के बारे में देखते हैं। कहता है गर्म मरुस्थल के ऊँटों के पैर लंबे होते हैं। जो गर्म मरुस्थल के ऊँट हैं उनके पैर लंबे होते हैं जिनमें चौड़े खूर होते हैं। एलेक्स ने साझा किया कि उसकी दादी ने उसे बताया था कि ऊँट के लंबे पैर और चौड़े खूर ऊँटों को रेतीले मरुस्थल की रेत में बिना धंसे चलने में सहायता करते हैं। दूसरे और ठंडे मरुस्थल के ऊँटों की ऊंचाई और पैर गर्म मरुस्थल के ऊँटों की तुलना में छोटे होते हैं। ये छोटे पैर उन्हें ठंडा पहाड़ी मरुस्थल क्षेत्र में आसानी से चलने में सक्षम बनाते हैं। कहता मरुस्थलीय परिस्थिति में भोजन सहजता से उपलब्ध नहीं होता है। ऊँट अपने कुबर में भोजन संचलित करते हैं। ऊँट अपने कुबर में भोजन संचलित करते हैं। गर्म मरुस्थलों में पाए जाने वाले ऊँटों में एक कुबर होता है जो भोजन की कमी के दौरान उन्हें जीवित रहने में सहायता होता है। ठंडे मरुस्थलों में पाए जाने वाले ऊँट में 2 कुबर होते हैं। ये दोनों कुबर सर्दियों के अंत के दिनों में छोटे हो जाते हैं क्योंकि ठंडे मरुस्थल में अधिक भोजन उपलब्ध नहीं होती है और इस समय उन्हें कुबरों में संचित भोजन का उपयोग करना पड़ता है। तथा उनके सिर से लेकर गर्दन के निचले भाग तक लंबे बाल होते हैं जो लद्दाख के बर्फीले मौसम में उनको जीवित रहने में सहायक होते हैं। तथा मरुस्थल में ऊँटों को जीवित रहने में कौन सी अन्य विशेषताएं सहायक हो सकती हैं। तथा कक्षा के अन्य विद्यार्थी ने भी अपने अवलोकन को साझा करना आरंभ कर दिया। राजस्थान की रहने वाली काशी ने कहा कि ऊँट कम मात्रा में मूत्र विसर्जन करते हैं। ऊँट कम मात्रा में मूत्र विसर्जन करते हैं। उनका गोबर सूखा होता है और उन्हें पसीना भी नहीं आती है। चूँकि ऊँट अपने शरीर से बहुत अधिक पानी का त्याग नहीं करते हैं,
इसलिए बिना जल पिए भी वे कई दिन तक जीवित रह सकते हैं। कहता माया ने नीलगिरी के 16 वन में देखे खूबसूरत लाल फूलों वाले बुरांस रेडोड्रेडन के विषय में बताया। उसने बताया कि बुरांस की ऊंचाई कम होती है और उनके पत्ते छोटे होते हैं ताकि वे पहाड़ की चोटियों पर तेज हवाओं में जीवित रह सके। सिक्किम की रहने वाली पेमा ने बताया कि उसने पास के पहाड़ों में ब्रोंज के लंबे पौधे देखे। इसलिए भिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले ब्रोंज के पौधे भी उन क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए विभिन्न विशेषताएं प्रदर्शित कर सकते हैं। ब्रोंज की भिन्न विशेषताएं देखिए, ब्रोंज की भिन्न विशेषताएं इसलिए है कि ये एक तो इसका पत्ता जो है गाछ का बहुत छोटा छोटा होता है और ये लंबा होता है, जिससे कि पत्ता अगर लंबा पेड़ है, पत्ता बहुत बड़ा बड़ा है तो हवा का अवशोषण वो ज़्यादा करेगा, जिससे कि डाली टूटने का डर रहता है। अगर पत्ता छोटा है तो फिर वो अपनी तना को क्षति पहुंचाए बिना पहाड़ी क्षेत्र में भी आसानी से जीवित रह सकता है। कहता सागर अपने सहपाठियों को बताया है कि वह एक विशेष समारोह के लिए अपने माता पिता के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह गया था। वहाँ उसने महासागर में विशाल व्हेल और रंगीन मछलियों को देखा। उसके पिता ने उसे समझाया था कि मछलियों का धरा रेखीय शरीर उन्हें जल में तैरने में सहायता करती है। देखिए, मछली को जल में तैरने के लिए उसका जो धारा रेखीय शरीर है वही सहायता करता है। कहता है हमने सीखा कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतु की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती है जो उन्हें वहां जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती है। ये विशिष्ट विशेषताएं जो पौधों और जंतु को किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती है उन्हें अनुकूलन कहा जाता है। जो कि मौसम का बैलेंसिंग करके रखता है उसे ही अनुकूलन कहते हैं। कहता देवदार के पेड़ का आकार और ब्रोंज की ऊंचाई ऐसे अनुकूल हैं जो उन्हें पर्वतीय क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं। अच्छा, वह स्थान जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री कछुओं का आवास समुद्र या महासागर है। ऊंट का आवास गर्म या ठंडा मरुस्थल है और ब्रोंज का आवास पर्वतीय क्षेत्र पौधों और जीव जंतुओं का आवास है। कहता है उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन, जल, वायु, आश्रय और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करता है। कई प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में रह सकते हैं। आवास किसी क्षेत्र की जैव विविधता को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। कहता वैज्ञानिक से परिचय। कहता सालिम अली 1896 से 1887 ने पक्षियों में विविधता का अवलोकन करने के लिए पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने सभी पक्षी की एक सूची तैयार की और उनके यात्रा मार्गों और आवासों को भी प्रलेखित किया। उन्होंने पक्षियों की अत्यधिक विविधता वाले क्षेत्रों को अंकित किया और उन क्षेत्रों के संरक्षण के उपाय किए। कहता केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राजस्थान और रंगनाथिट पक्षी अभयारण्य, मंडिया कर्नाटक ऐसे संरक्षित क्षेत्रों के उदाहरण हैं। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के पक्षियों पर 10 खंड की एक ऐतिहासिक पुस्तक श्रृंखला लिखी। उन्हें भारत का पक्षी पुरुष, बर्डमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। देखिए, भारत का पक्षी पुरुष बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है सलीम अली को जाना जाता है। इनके योगदान के लिए उन्हें 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनको पद्म विभूषण कब मिला था?
1976 में। किसे? तो सलीम अली को मिला था। कहता आप किन किन भिन्न विधियों के माध्यम से पौधों और जंतु के आवास के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं। एक विधि तो यह है कि जो थल पर रहते हैं यानी जमीन, और जो जल में रहते हैं के आधार पर उनका समूह बनाया जाता है। थल पर रहने वाले पौधों और जंतु के आवास को थलीय आवास कहते हैं। वन की घास के मैदान, मरुस्थल एवं पर्वतीय क्षेत्र थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। कहता जल में रहने वाले पौधों और जंतु के आवास को जलीय आवास कहते हैं। कहता तालाब, झील, नदी और महासागर जलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। कहता मेढक जैसे कुछ जंतु जल के साथ साथ थल पर भी रह सकते हैं, ये दोनों जगह रहते हैं ना। इन्हें उभयचर जंतु कहते हैं। जो जमीन पे रहता है उसे थलीय आवास कहा जाता है, जो जल में रहता है उसे जलीय कहा जाता है, जो जल और जमीन यानी थल दोनों पे रहे उसे उभयचर कहा जाता है। यदि किसी पौधे या जंतु का आवास क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा? यदि बकरी को खाने के लिए घास न मिले तो क्या होगा? क्या मछली बिना जल के जीवित रह सकते हैं? आइए ऊपर देखते हैं। कहता आप अपने माता पिता, दादा दादी और पड़ोसियों से उन पौधों, पक्षियों, कीटों अथवा ऐसे अन्य जंतुओं के बारे में जाने जिन्हें वे बचपन में प्रायः देखते थे, लेकिन अब वे कम दिखाई देते हैं। ऐसे परिवर्तन तब होते हैं जब आवास नष्ट हो जाते हैं। पौधों और जंतु के आवास की क्षति से वे अपने घर, भोजन और अन्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। इससे जैव विविधता की हानि होती है। कहता भारत में बंगाल बाघ, चीता और गोंडवाना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या मानवीय गतिविधियों द्वारा हुई उनकी आवासीय क्षति के कारण घट गई है। भारत सरकार ने हमारी जैव विविधता के संरक्षण के लिए अनेक परियोजना आरंभ की है। बंगाल टाइगर की घटना संख्या के संरक्षण के लिए 1973 में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ की थी। चीता की संख्या को पुनः स्थापित करने के लिए 2022 में चीता पुनर्वास परियोजना, चीता रिइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट आरंभ की गई। इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र राज्यों में गोंडवाना के आवासों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बंगाल का बाघ है, चीता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। कहता परंपरागत रूप से संरक्षित वन, कहता पवित्र उपवन, सेक्रेट ग्रोव्स। कहता पवित्र उपवन वह अबाधित वन क्षेत्र है जिनका आकार बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक हो सकता है। पवित्र उपवन पूरे भारत में पाए जाते हैं। ये कई प्रकार के औषधीय पौधे समेत विविध प्रकार के पौधों और जंतु का घर है। इनका संरक्षण स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है और यहाँ किसी को भी किसी जीव जंतु को हानि पहुँचाने, पेड़ को काटने या क्षेत्र को क्षति पहुँचाने की अनुमति नहीं है। इसी प्रकार पवित्र उपवन सामुदायिक रूप से संरक्षित जैव संपदा है। आप अपने क्षेत्र के पवित्र उपवन के विषय में पता लगाइए। कहता हमें अपने ग्रह को जीवन से परिपूर्ण बनाए रखने के लिए जैव विविधता की रक्षा करने की आवश्यकता है ताकि पौधे एवं जंतु बचे रह सके और फलते फूलते रहें। देखिए प्रमुख शब्द कहने का मतलब है कि कौन कौन सा शब्द इस चैप्टर में ज़्यादातर यूज हुआ है उस शब्द के बारे में बताया गया है। कहता अनुकूल, आप अनुकूल के बारे में समझ ही रहे हैं कि मौसम को मतलब अपने वातावरण को मतलब मेंटेन करके रखना ही अनुकूलन कहलाता है। उभयचर, वैसे जीव या जंतु जो जल और थल दोनों पे रहते उसे उभयचर कहते हैं। ये इसका कुछ शब्द है जो पिछले आपको आगे के
चैप्टर में देखने के लिए मिला था वही ये शब्द है। सारांश आइए, ये देखिए सारांश जो है मुख्य बिंदु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारांश। जितना आप वहाँ पे जो हम आपको हाईलाइट करके दिखा रहे थे कि ये सब मेन टॉपिक है, आपको ये याद रखना है, वही सारा कुछ यहाँ पे एक जगह सारांश के रूप में एकत्रित कर दिया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। कहता हम विविध प्रकार के पौधों और जीव जंतु से घिरे हुए हैं। पौधों और जंतुओं की ऐसी विविधता जैव विविधता का एक भाग है। जैव विविधता का एक भाग है, ये समझ गए। कहता पौधों और जंतु के समूह उनके बीच समानता और भिन्नता के आधार पर बनाए जा सकते हैं। कहता पौधों में जड़, तना, फूल, पत्तियां इत्यादि से संबंधित विशेषता के आधार पर समानताएं और भिन्नताएं होती है। कहता पौधों और जंतु को उनकी सामान्य विशेषताओं के आधार पर समूह में व्यवस्थित करने की विधि को समूहन भी कहा जाता है। पौधों के उनकी ऊंचाई, तने के प्रकार और शाखा के पैटर्न के आधार पर शाख, झाड़ी और वृक्ष के रूप में समूह बनाए जा सकते हैं। पौधों के उनके बीज में बीज पत्रों की संख्या के आधार पर द्विबीजपत्री, एकल बीजपत्री पौधों के रूप में भी समूह बनाए जा सकते हैं। एक बीजपत्री पौधे सामान्यतः अपनी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास प्रदर्शित करते हैं और उनमें झकरा रेशेदार जड़ें पाई जाती है, जबकि द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में मुख्य जालिका रूपी सिरा विन्यास प्रदर्शित होता है और उनमें मूसला जड़ें पाई जाती हैं। कहता विभिन्न जंतु में अलग अलग प्रकार की गति पाई जाती है। गति के प्रकार के आधार पर उन्हें समूह बनाए जा सकते हैं। तथा विभिन्न क्षेत्रों की जैव विविधता भिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से भिन्न होती है। ये जितना पॉइंट अभी दे रहे हैं ये सारा पॉइंट बहुत वीवीआई है, जो कि आपको पूरा चैप्टर का एक संक्षिप्त में दिया गया है कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। कहता पौधे और जंतु को किसी विशेष स्थान पर जीवित रहने के लिए सक्षम बनाने वाली विशिष्ट विशेषता को अनुकूलन कहा जाता है। वह स्थान जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। अभी ही ऊपर में देखे थे। कहता आवास के आधार पर जंतु और पौधों के थलीय और जलीय के रूप में समूह बनाए जा सकते हैं। आवास की क्षति से जैव विविधता को हानि होती है, क्योंकि पौधों और जंतु अपने निवास, भोजन और अन्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। हमें अपने ग्रह को जीवन से परिपूर्ण बनाए रखने के लिए जैव विविधता की रक्षा करनी चाहिए, ताकि पौधे एवं जंतु बचे रह सके और फलते फूलते रहे। कहता आइए और अधिक सीखें। कहता यहाँ 2 प्रकार के बीज दिए गए हैं। आप इन्हें पौधों की जड़ों और पत्तियों के सिरा विन्यास में क्या अंतर पाते हैं। देखिए 2 बीज दिया हुआ है, एक गेहूं का बीज है और दूसरा राजमा का बीज है। कहता नीचे आप इसका देख सकते क्या लिखा हुआ। कहता नीचे कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं, उनके आवास के आधार पर समूह बनाए। चिन्हांकित खंड ख में जलीय जंतुओं और चिन्हांकित खंड ख में स्थलीय जंतुओं के नाम लिखिए। खंड ग में दोनों आवासों में रहने वाले जंतु के नाम लिखिए, जैसे घोड़ा, डॉल्फिन, मेढक, भेड़, मगरमच्छ, गिलहरी, व्हेल, केचुआ, कबूतर, कछुआ। इसमें देखिए अलग अलग लिखना है। अगर ये मान लीजिए जल है, ये मान लीजिए आपकी जल है, जल में अगर जो रह रहा है इसको यहाँ लिखना है जल में। ये मान लीजिए थल है, यानी कि थल है, जो कि जल और थल दोनों में रह रहा है, उसको यहाँ लिखना है। तो यही इसका बनाना है आप लोग। कहता मनु की माँ की एक शाख वाटिका किचन गार्डन है। एक दिन वह मिट्टी से मूली उखाड़ रही थी। उन्होंने मनु को बताया कि मूली एक प्रकार की जड़ है। मूली क्या है? मूली एक प्रकार की जड़ है।
एक मूली को सावधानीपूर्वक देखें और लिखें कि वह किस प्रकार की जड़ है। मूली के पौधों की पत्तियां में आपको किस प्रकार का सिरा विन्यास दिखाई देगा। तथा नीचे दिए गए चित्रों में पर्वतीय बकरी और मैदानों में पाए जाने वाली बकरी को देखें, उनके बीच समांतर और अंतर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि उन अंतरों के क्या कारण हैं। देखिए, पर्वतीय बकरी है, मैदानों में पाए जाने वाली बकरी है, इन दोनों का आपको अंतर बताना है। कथा पाठ में चर्चा की गई विशेषताओं के अतिरिक्त किसी अन्य विशेषता के आधार पर निम्नलिखित जंतुओं के दो समूह बनाएं। गाय, तिलचट्टा, कॉकरोच, कबूतर, चमगादड़, व्हेल, कछुआ, मछली, टिड्डा, छिपकली। कथा जनसंख्या के बढ़ते और मनुष्य द्वारा अधिक सुविधाजनक जीवन की चाह में विभिन्न आवश्यकता की पूर्ति के लिए वनों की कटाई की जा रही है। यह हमारे आसपास के परिवेश को कैसे प्रभावित कर सकता है? आपके विचार से हम इस चुनौती का निदान कैसे कर सकते हैं? फ्लोचार्ट का विश्लेषण करें। इसमें क और ख के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? देखिए, पौधा है, हाँ। क्या इसमें पत्ती है? हाँ। क्या इसमें जालिका रूपी सिरा विन्यास है? नहीं, हाँ। तो आपको बताना है। कहता राज अपने मित्र संजय से तर्क करता है, गुलहर का पौधा एक झाड़ी है। संजय इसके स्पष्टीकरण के लिए कौन से प्रश्न पूछ सकता है? बताइए। आप कह रहे हैं कि गुलहर का पत्ता एक झाड़ी है, गुलहर का पौधा एक झाड़ी है, तो आप किस तरह से उसको सिद्ध कर सकते हैं? तालिका में कुछ आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों के समूह के आधार पर इन पौधों के उदाहरण का पता लगाइए। कथा समूह, बीज का प्रकार, जड़ का प्रकार, उदाहरण। देखिए, कथा क में द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री में क्या होता है? मूसला जड़ होता है, जबकि एक बीजपत्री में झकड़ा जड़ होता है। तो समूह क के पौधे में और क्या समानताएं हैं, ये बताना है। समूह ख के पौधे में क्या समानता है? ये तो आप जो ऊपर पढ़े हुए थे उसी का प्रश्न है, और भी सीखे। यहाँ देख लेते हैं क्या है इसका इम्पोर्टेंट। कहता एक भारतीय वैज्ञानिक वन्य जीव विज्ञानी के बारे में पढ़े जो भारत की जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं। इस पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट बनाएं। भारत में जैव विविधता के प्रति दिव्या मुदप्पा उषा लाचुंगपा गजाला शाहबुद्दीन नंदिनी वेलो विद्या, ये इसी का दिया हुआ कुछ प्रश्न है। तो ये चैप्टर अध्याय 2 जो कि सजीव जगत में विविधता थी, ये आज समाप्त हो रही है, ये समाप्त हो चुकी है। तो आप सभी एनसीईआरटी के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा यूट्यूब चैनल है मानवी क्लासेस, मानवी क्लासेस के नाम से। ये सारा PDF हम आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।